हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्मा मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रासायनिक बलगत पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं रासायनिक बलगत की परिभाषा की। परिभाषा है क्या? तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अपक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप है, दाब है, सांद्रण, वह क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं परिभाषा में, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत ताप, दाब व सांद्रण और भी है, ताप, दाब व सांद्रण तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। मतलब परिभाषा में कह सकते हैं, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रण तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब रासायनिक बलगतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की अगर बात करते हैं, तो रासायनिक बलगतिकी के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती वो दो प्रकार की होती। तो यहां से कह सकते हैं हम दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक अगर हम बात करते हैं तो पहली अभिक्रिया होती है तीव्र या आयनिक अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया हमारी जो होती है वो तीव्र या आयनिक, दूसरी होती है मंद या आणविक अभिक्रिया। तीव्र या आयनिक अभिक्रिया, दूसरी मंद या आणविक अभिक्रिया। अब बात करते हैं तीव्र या आयनिक अभिक्रियाएं। फास्ट या यहां से आयनिक रिएक्शन, तो फास्ट अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अति कम समय में तीव्र गति से पूर्ण होती हैं। ये अभिक्रियाएं आयनों के द्वारा होती हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को आयनिक समीकरण कहते हैं या आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। और मंद अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के द्वारा संपन्न होती हैं, लेकिन इनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं, पहली हेडिंग डाल लेते हैं यहां से, तीव्र या आयनिक अभिक्रिया। तीव्र या आयनिक अभिक्रिया, तो यहां से इंग्लिश में लिख सकते हैं फास्ट आर अथवा आयोनिक रिएक्शन। तो परिभाषा में हम यहां से जानते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं
वे रासायनिक क्रियाएं जो आयनों के द्वारा संपन्न होती हैं तथा ये अभिक्रियाएं कम समय में पूर्ण होती हैं, तीव्र क्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं, जैसे उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, उदाहरण NaCl की क्रिया कराते हैं। NaCl की क्रिया AgNO3 के साथ, जब AgNO3 के साथ कराते हैं तो यहाँ से बना आपका AgCl प्लस का NaNO3। अब अभी परिभाषा में हमने बताया कि तीव्र या आयनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के द्वारा संपन्न होती है, मतलब जिसमें आयन में प्रयोग हो जाती है, मतलब ऐसे वैद्युत अपघट जिनको जलीय विलयनों में घोलने पर वे अपने आयनों में डिफर होते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित होकर आयनों में अदला बदली करके नए नए प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl अभिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया किया तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ और यहाँ से सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब एक शब्द हम यहाँ से बोल रहे हैं कि अवक्षेप प्राप्त हुआ, मतलब उदाहरण में लिख सकते हो। उदाहरण में क्या कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है या सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो जो अवक्षेप हुआ, अवक्षेप का मतलब जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करते हैं जो ठोस अवस्था में होता है। तो जो ऐसे उत्पाद होते हैं वो अवक्षेप कहलाते हैं। तो यहाँ से ये हमारी तीव्र, अब तीव्र मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। तो हम ऐसा भी परिभाषा में कह सकते हैं वे रासायनिक क्रियाएं जो आपस में क्रिया करके कम समय में एक नए उत्पाद का निर्माण करते या तीव्र गति से क्रियाएं संपन्न होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते। इस प्रकार की क्रियाएं तीव्र क्रियाएं और ये क्रियाएं आयनों के कारण होती हैं, इसलिए इन क्रियाओं को आयनिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हो गई हमारी तीव्र। अब बात करते हैं मंद क्रियाओं की। तो मंद क्रियाएं यहाँ से डाल लेते हैं, मंद या आणविक क्रिया, आणविक अभिक्रिया, मंद या आणविक अभिक्रिया। मंद का मतलब स्लो, आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मंद क्रियाओं की अगर बात किया जाए तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं वे रासायनिक क्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के द्वारा संपन्न होती हैं तथा इनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है।
अधिक समय लगता है मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ उदाहरण में हम ले सकते हैं। उदाहरण भाई, तीव्र अभिक्रिया में था आयनों के द्वारा संपन्न होती तथा वे तीव्र गति से या कम समय में संपन्न हो जाती, नाम से ही पता चलता। मंद अभिक्रिया जो अधिक समय लगे, धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के द्वारा संपन्न होती तथा इनके पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं मंद या आणविक रसायन की बात करते हैं तो ले सकते हैं 2H2O2 अभिक्रिया कराने पर 2H2O प्लस का आपका O2 प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कराया गया जिससे जल और O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। तो ये अभिक्रिया पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती वो मंद अभिक्रियाएं कहलाती। अब हम अगली बात करते हैं का वेग क्या है। बात कर लेते हैं अभिक्रिया का वेग। तो परिभाषा में एकांक समय में अभिकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ अभिक्रिया का जो वेग हुआ, अभिकारी का जो तात्पर्य है वो अभिकारक से भी है उत्पाद, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, या दूसरा कह सकते हैं उत्पाद में होने वाला परिवर्तन बटे उत्पाद में लगा समय। अब अभिक्रिया के वेग को और भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो लिखा है, एक बार पुनः लिख लेते हैं। अभिक्रिया का वेग। तो क्रिया का वेग बराबर अभी लिखा गया था अभिकारी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन बटे, यहाँ से परिवर्तन में लगा समय। हम इसे दो और चीजों से प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब दो प्रकार के और फार्मूले हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में। तो अभिकारी का मतलब अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे लगा समय। यहां से कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग या दर, कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन
बटे परिवर्तन में लगा समय। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी से, ये हुआ अभिक्रिया का वेग। दूसरा हम फार्मूला प्रदर्शित करते हैं, यहां से अभिक्रिया का वेग। अब ये होता है उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये होते हैं दो हमारे फार्मूले। अब इसी अभिक्रिया का जो वेग है, दर है, इसे औसत वेग के भी नाम से जानते हैं। अब किस प्रकार से यह परिवर्तित होती है, हम बात इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। अगर हम किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ से हम अभिक्रिया ले सकते हैं कि हम कोई अपने पास से एक अभिक्रिया लेते हैं इसी को स्पष्ट करने के लिए। यहाँ से अगर हम अभिक्रिया लिए, वेग कैसे ज्ञात करना है, तो वेग को ज्ञात करने के लिए हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं कि एक अभिक्रिया थी आर अभिकारक के रूप में और उत्पाद के रूप में कुछ प्राप्त हो गया प्रोडक्ट के रूप में पी आपका। अब अगर टी हमारा उस समय 0 था, बात ध्यान से समझना, क्योंकि औसत वेग निकालने के लिए, तत्क्षणिक वेग निकालने के लिए, अभिक्रिया की वेग या दर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कैसे हम अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं या किस प्रकार हम अभिक्रिया के औसत वेग को निकालते हैं, हम इसकी जानकारी कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई हमारे पास अभिकारक था और उस समय कोई क्रिया नहीं हुई, हमने कोई अभिकारक लिया, उत्पाद नहीं बना, ना तो ताप दिया ना सांद्रण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, उत्पाद अभिकारक लिया गया। अब कब? जब t 0 था, समय 0, ताप देना चालू किया t1 पे, कुछ नया उत्पाद बनना चालू हुआ, तो हम मान सकते हैं उस समय अभिकारक की सांद्रता सपोज दैट 10 थी। अब t बराबर 0 पर उस समय उत्पाद हमारे पास क्या था? 0 था। फिर कुछ समय बीता, समथिंग 1 सेकेंड बीता, तो हमारे पास जो अभिकारक था वो 8 बचा, उत्पाद कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। फिर इसी प्रकार से कुछ समय बीता तो यहाँ से हमारे पास अभिकारक 6 बचा, उत्पाद के रूप में कितना हो गया? 4 हो गया। इसी प्रकार से t3 हुआ, अभिकारक हमारे पास 4 बचा, उत्पाद कितना हुआ? 6 हुआ। फिर अगली हम बात करते हैं कि t बराबर 4 हुआ, तो हमारे पास जो अभिकारक था वो 2 बचा, उत्पाद कितना? 8 हुआ। t5 पर पहुंचा तो अभिकारक हमारा 0 हुआ, उत्पाद क्या हुआ? 10 हुआ। मतलब पहले हमारे पास अभिकारक था लेकिन उत्पाद नहीं था। कुछ समय बीता तो जितना उत्पाद बना उतना अभिकारक में कमी हुई, लगातार यह क्रिया होती रही। एक ऐसा समय आया कि हमारे पास अभिकारक समाप्त हो गया, पूर्णतया उत्पाद के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त हो गया। तो जो ये कंडीशन है ये हमें अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। वेग अब कैसे कि औसत वेग यहाँ से क्या हुआ, तो औसत वेग को समझने से पहले एक उदाहरण दे रहे हैं। सपोज दैट हम बाइक चला रहे हैं, बाइक कम से कम 4 किलोमीटर तक किसी स्थान पर हमें जाना है और 4 किलोमीटर तक लगातार जब हम गए तो हमारी स्पीड स्लो भी हुई, बढ़ी भी। जब उस स्थान पर पहुंचे तो हमसे कोई व्यक्ति पूछ रहा कितनी स्पीड से आप आए हो, तो अगर वो पूछ रहा कितनी स्पीड से आए हो तो आपको वहां औसत वेग बताना है कि जब वहां पहुंचे तो हम बीच में स्लो भी हुए, ब्रेक भी लगाए, तो 10 की स्पीड से भी हुए, 20 की स्पीड से, 70 की स्पीड से हुए, 60। तो ऐसा सबको जोड़ के औसत जो निकाल के बताया गया वो औसत वेग आपका हुआ। लेकिन अगर बीच रास्ते में कोई दूसरा बाइकर आ गया, उस समय अगर पूछा आपका स्पीड कितनी है, तो तात्क्षणिक वेग वो कहलाएगा। उस समय का जो वेग होगा तात्क्षणिक वेग होगा, जो संपूर्ण आपका होगा वो औसत होगा। तो यहाँ से अगर बात कर लिया जाए औसत वेग की, तो अभिक्रिया की जो वेग दर है वो अभिकारक की सांद्रता में होने वाला लगा समय। तो अभिकारक, इसके लिए हम फार्मूले में
माइनस लगा लेते, तो इसीलिए हमने माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी किया। तो डेल्टा आर का मतलब है क्या, यहाँ से R2 माइनस का R1 से बटे आपका T2 माइनस का T1 से। इसी प्रकार से यहाँ अगर उत्पाद की हम उत्पाद में बात करें तो इसे डेल्टा P बटे डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं, ये प्लस में ही लिया जाता है। तो इसको हम P2 माइनस का P1 बटे आपका T2 माइनस का T1 लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं R2 की, तो किसी स्थान की अगर बात करें, हम पहले तो छोड़ देते हैं, यहाँ की बात कर लेते हैं, इस स्थान से अगर हम बात कर रहे हैं और इस स्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन में होने लगने वाला समय, तो यहाँ अगर कोई पदार्थ था और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ये पूरी स्थितियों की बात की जाएगी ना। तो यहाँ से इसको अगर हम T1 मान लेते और यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान लिए T2, ये माना गया क्या, T1 मान लिया गया, इसे T2 माने तो T1 बराबर यहाँ 2 था, यहाँ T2 बराबर 4, तो 4 में से 2 गया, यहाँ बचा कितना 2। उस स्थिति में जो हमारा R1 था ये R1 हुआ, यहाँ पर क्या आया आपका R2 आया, तो R2 माइनस R1, अब 6 में से 2 घटाया गया, बचा कितना 4, 2 से भाग दिए, 2 दूना भी घटाने पर माइनस का बचा, तो माइनस का आया, यहाँ से आ गया हल करने पर माइनस का 2। बात समझ में एक बार फिर से इसको थोड़ा स्पेस बना के हम लिख देते हैं। यहाँ से आपका आया, हम अपने पास से माने, हमने कहा कि यहाँ से हम कोई समय लेते हैं, तो समय के रूप में इसको हमने मान लिया T1, और कहाँ से 2 से पहुंचा 4 पे, इसको हमने मान लिया T2। अब अगर इन दोनों स्थानों पे रख रहे हैं T2 माइनस T1 पहले वाले में, तो यहाँ आगे इसको हल कर लेते हैं। तो R2 उसी स्थिति में R2 R1 ये होगा, R2 आपका ये, तो R2 माइनस R1, तो 2 माइनस का 6 बटे आपका कितना, यहाँ से 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 हल किया गया, तो माइनस का 4 बटे 2, 2 दूना 4, माइनस का 2 आया। अब ये माइनस का मान आ रहा था, इसीलिए हमने इसमें माइनस लगाया, तो माइनस माइनस किस में बदल गया, प्लस का 2 में बदल गया। अब ये हो गया यहाँ से जो अक्रिया का वेग दर आया +2। अब इसी प्रकार से उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय की बात करते, तो इसी समय की बात करते, तो इसको P1 मान लेते, इसको P2 मान लेते। समय में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समय वही रहा। यहाँ से समय कहाँ तक पहुंचा, 4 तक, तो 4 माइनस का 2, और उत्पाद में क्या हुआ, यहाँ से 8 माइनस का 4 हुआ, यहाँ बचा आपका 4 बटे 2, काट दिया गया, 2 दूना 4, ये प्लस का 2 आ गया। तो हमको पता था जो अभिकारक की सांद्रता है वो उत्पाद की सांद्रता के बराबर होता है, तो इसीलिए हमको दिखाने के लिए कि अभिकारक की जो सांद्रता वो उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में लगा समय जो आपका है, उसमें अभिकारक की दर या कि वेग की दर है, वो अभिकारक व उत्पाद दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वो बराबर होता है। तो इसलिए अभिकारक वाले में हम माइनस लगा देते हैं और उत्पाद वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस बना के रखते हैं। तो ये हमारा हो गया फार्मूला कि माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, यहाँ प्लस का डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये हमारी बात हो गई किसके, अभिकारक के अभिक्रिया के वेग की या अभिक्रिया की दर की। तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ से आपका अभिक्रिया का वेग या दर को दो रूपों में, अभिकारक में परिवर्तन जितना होगा उतने आपका किसमें, उत्पाद में होगा। तो फार्मूला 2 बन गए। अभिक्रिया अगर पूछा जाए औसत वेग का, तो यही फार्मूला हमारा बनेगा। औसत वेग के लिए यही लिखा जाएगा जो ये लिखा गया औसत वेग, तो ये फार्मूला औसत वेग के लिए लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, औसत वेग निकालना होगा, तो यहाँ से हम इनके लिए औसत वेग निकाल सकते हैं। फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं औसत वेग बराबर, यहाँ से जाएगा माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, और लिख सकते हैं प्लस का डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। ये हमारा हो गया औसत वेग। तो या दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं माइनस का ब्रैकेट के बाहर आपका R2 माइनस का R1 बटे T2 माइनस का T1। यहाँ से लिखा जा सकता है प्लस आपका P2 माइनस का P1 बटे T2 माइनस का T1। ये बात हो गई अभिक्रिया के औसत वेग की। अगर तात्क्षणिक वेग का फार्मूला लिखना चाहते हैं
तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है, लिमिट लगा दिया जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का, ये माइनस आपका लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए, फिर यहाँ से ले लेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आपका होता है, और डेल्टा आर अपान डेल्टा टी लिखा जाता है। तो यहाँ से जब ये परिवर्तित होगा तो डी आर अपान डी टी इसे लिख दिया जाता है माइनस का। इसी प्रकार से आपका अगर उत्पाद की बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका प्लस का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा प्लस का डी पी अपान डी टी। ये हो गया अक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए फार्मूला, और ये हो जाएगा अक्रिया का औसत वेग निकालने का फार्मूला। तो इस प्रकार से हम क्रिया के औसत वेग व क्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब अपक्रिया के वेग के औसत वेग के बाद हम कर लेते हैं नोट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं किसी अपक्रिया को लिखते समय उसके संगत रस समीकरण मिति गुणांक का भाग दिया जाता है। तो रस मिति गुणांक होता क्या है, जो अभिकारक के आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, इन अभिकारकों का जो गुणांक होता है, जिनसे आगे गुणा किया गया होता है, या अणुओं की संख्या जिसे कह सकते हैं, वो रसमितीकरण संख्या कहलाती है, या रसमितीकरण गुणांक कहलाता है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं 3a परिवर्तित हुआ 2b के रूप में। तो अगर अब क्रिया के औसत वेग की बात करें, यहाँ से जो हमारा सूत्र है औसत वेग बराबर, यहाँ से पूछा जाएगा औसत वेग। तो औसत वेग बराबर आपको होता है डेल्टा आर बटे डेल्टा टी माइनस का, यह हम लिखते हैं डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तो पहले वाली अगर आप क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि औसत वेग बराबर आपका हो जाएगा माइनस का, यहाँ से आपका अभिकारक के रूप में क्या हुआ ए, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा ए, लगने वाला समय आपका टी होगा डेल्टा टी। अब गुणांक के रूप में कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। अगर उत्पाद की यहीं से बात कर लिया जाए तो उत्पाद के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी आपका। इस प्रकार से हम औसत वेग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये सब क्रिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा औसत वेग बराबर N2 के अणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ से हमको 1 लिख देना है, तो माइनस का, दो अभिकारक अलग अलग तो दोनों के लिए अलग लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी। दूसरे अभिकारक की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस का, यहाँ डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी। और उत्पाद की अगर बात किया गया तो 1/2 डेल्टा ब्रैकेट के अंदर NH3 बटे आपका डेल्टा टी। इस प्रकार से क्रिया के औसत वेग को हम लोग समझ सकते हैं। तो अगले टॉपिक को नेक्स्ट डे। थैंक यू।